चलिए बाबू, कल से सीरीज शुरू हो चुका है। कल आपको फर्स्ट वाला लेक्चर जो है मिल गया होगा, अपलोड कर दिए थे हमने यूट्यूब पर। तो उस फर्स्ट वाले लेक्चर को आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा और एक एक पॉइंट करके समझ लीजिएगा। और जो भी डाउट हो ना, बेहिचक डाउट आता है, देखिए पढ़ेंगे तभी ना डाउट आएगा। तो जो भी पढ़ेंगे डाउट आ रहा है तो उसको हमको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हम नेक्स्ट डे कोशिश करेंगे कि जो आपका डाउट है उसको यहाँ पर क्या कर दे, एक्सप्लेन कर दे। एक्चुअल में जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उन्हीं को डाउट आता है, जो पढ़ नहीं रहे उनको डाउट है कहाँ आएगा। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है क्या, कि जो हम पढ़ा रहे हैं ना उसका नोट्स जरूर बना लीजिए, क्योंकि शॉर्ट नोट्स के वो 70 दिन में कंप्लीट करा देंगे क्रैश कोर्स की तरफ। समझ में आ रहा है? चीजें वही आएगी जो आपके परीक्षा की दृष्टि से क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम लोग बिलियन की सांद्रता पढ़ रहे थे, उसमें आपको याद होगा तो मोलरता हम डिस्कस कर चुके थे। दोनों ही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। उसके नेक्स्ट क्रम में हम थर्ड वाला इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने, जिसमें क्या है, भार प्रतिशत। भार प्रतिशत, भार को बेटा इंग्लिश में वेट बोलते हैं ना, भार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेट। अच्छा, वेट को सिंबल क्या होता है, डब्ल्यू प्रतिशत। अच्छा सर, मतलब भार प्रतिशत को आप डब्ल्यू प्रतिशत भी लिख सकते हैं। अच्छा, भार का ही सेकेंड नाम होता है द्रव्यमान प्रतिशत। क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत। और द्रव्यमान को इंग्लिश में मास बोलते हैं, ठीक ना। और उसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एम से, तो एम परसेंट। तीनों का, चारों का मीनिंग क्या है, सेम है। अच्छा, इसका डेफिनेशन छोटा सा लिखवा दे रहे हैं कि 100 ग्राम बिलियन में, 100 ग्राम बिलियन में, 100 ग्राम, सर ये आ रहा होगा ना, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय के, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय के, आ रहा है ना वहां तक, विलेय की ग्राम में मात्रा को, विलेय की ग्राम में मात्रा को भार प्रतिशत कहते हैं। ठीक, छोटा सा डेफिनेशन से नहीं लेना देना है। हमारी बात को सुनिएगा बेटा। कोई 100 ग्राम का बिलियन है, ये कितने का, कोई हमने बिलियन बनाया है, वो कितने ग्राम का है, तो 100 ग्राम का है सर। अच्छा, अब 100 ग्राम की बिलियन में हमने विलेय के कितने ग्राम घोले हैं, हमने विलेय के कितने ग्राम घोले हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भार प्रतिशत बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भार प्रतिशत बोलते हैं। क्या समझ में आ रहा है बेटा? कोई बिलियन है, उसमें वो बिलियन कितने ग्राम का है, 100 ग्राम का। तो 100 ग्राम के बिलियन में हमने विलेय के कितने ग्राम घोले हैं, 100 ग्राम के बिलियन में विलेय के कितने ग्राम घोले हैं, उसी को क्या कहा जाता है, भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत। समझ में आ रहा है ना? तो अच्छा, इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो फॉर्मूला बहुत इजी होता है। देखिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं भार प्रतिशत को कैपिटल एम प्रतिशत, ठीक ना। अब सुनिएगा, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित, तो जिसमें उपस्थित होता है ना, 100 ग्राम में उपस्थित है ना, बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित है, तो जिसमें उपस्थित होगा वो बटे में लिख दीजिए। मतलब बिलियन, 100 ग्राम बिलियन में, मतलब विलेय का भार, सॉरी बिलियन का भार, बिलियन। अच्छा, कल के दिन आपको इंपॉर्टेंट चीज लिखवाए थे क्या, कि विलेय को किससे रिप्रेजेंट करिएगा, तो 20 से। विलायक को किससे रिप्रेजेंट करिएगा, तो ए से। एंड देन विलियन को किस चीज से रिप्रेजेंट करिएगा, तो सर टी से। ठीक है, ठीक ना। तो विलियन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टी से। और बिलियन ग्राम में है ना, तो यहां पर क्या लिखेंगे, डब्ल्यू टी, यानी बिलियन का भार। बिलियन का भार, डब्ल्यू टी को क्या पढ़ेंगे, बिलियन का भार। और विलेय के भार को क्या पढ़ेंगे, डब्ल्यू बी। विलेय के भार को क्या पढ़ेंगे, डब्ल्यू बी। बी से विलेय होता है, अवेट से भार होता है, यानी विलेय के भार ऊपर है और बिलियन का भार कहाँ है, नीचे है। और दोनों की खास बात समझ रहे हैं क्या है, दोनों ही यूनिट जो होगा आपका किस में होगा, ग्राम में होगा। क्योंकि परसेंटेज का क्वेश्चन है तो हमको मल्टीप्लाई किससे कर देना होगा, 100 से कर देना होगा। किससे कर देना होगा, 100 से कर देना होगा। ये आपका भार प्रतिशत का फॉर्मूला निकल कर आ गया। एंड देन सेकेंड वाला है, अगर आपको भार ऑब्लिक आयतन प्रतिशत बोल दे, इसको लिखने का तरीका क्या होगा, भार को किस चीज से लिखेंगे, डब्ल्यू से। आयतन को किससे लिखेंगे, वी से। तो डब्ल्यू ऑब्लिक वी परसेंट, डब्ल्यू ऑब्लिक वी परसेंट। इसकी कहानी सिंपल क्या है ना, कि 100 ग्राम बिलियन में, 100 ग्राम, या एक सेकेंड इसमें लिख लीजिए, 100 ml बिलियन में, 100 ml बिलियन में, 100 ml बिलियन में, 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में क्या बाटा, मात्रा। ठीक है, मतलब 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को क्या कहते हैं,
भार या आयतन प्रतिशत। भार या आयतन प्रतिशत को लिखने का फॉर्मूला क्या होता है, W/V%। W/V%। हमने कहा था ना कि जिस चीज में उपस्थित है उसको कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है। 100 ml बिलियन, ml आया है ना, ग्राम नहीं आया है ना बाबू, तो ml आया है, तो आयतन में चलेगी चीजें, किस में चलेगी, आयतन में। किसमें, आयतन में। आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो V से करते हैं। और किसका है, तो सर विलियन का है। विलियन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, T से। तो VT का मतलब क्या होगा, विलियन का आयतन। VT का मतलब क्या होगा, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। और इसमें विले की ग्राम में मात्रा, यानी जो भी विले है वो किस में है, ग्राम में है। ग्राम का मतलब भार में, ग्राम का मतलब भार में, और विले का मतलब वी, विले का मतलब वी। तो जो विले का भार है ना बेटा, इसको क्या बोलेंगे, विले का भार। आप लिख लीजिएगा, एक दो बार लिख लिख कर समझेंगे ना तो समझ जाएंगे। विले के भार, और विले के भार को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, WB से। किस चीज से, WB से। और विलियन का आयतन को किससे करते हैं, VT से। जो विले का आपका भार है ना बाबू, वो किस में है, ग्राम में है। और जो विलियन का आयतन है वो किस में है, ml है। परसेंटेज का क्वेश्चन है तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से कर देंगे। ये भार प्रति आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला निकलकर आपके सामने आ चुका है। देन इसी के क्रम में सेकेंड वाला जो है वो है आयतन प्रतिशत। वो क्या है, आयतन प्रतिशत। तो क्या है बेटा, आयतन प्रतिशत को लिखने का तरीका V% भी हो सकता है, क्योंकि इसका इंग्लिश वॉल्यूम होता है। तो आयतन को आप V% के रूप में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आयतन को आप V% के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसका डेफिनेशन आप खुद सोचिए क्या होगा, इसका डेफिनेशन क्या होगा। 100 ml बिलियन में उपस्थित आयतन है ना, तो 100 ml बिलियन में उपस्थित, 100 ml बिलियन में उपस्थित, 100 ml बिलियन में उपस्थित विले के चूंकि ये आयतन है, भार नहीं है। देखिए भार था ना, तो 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विले की ग्राम में मात्रा। दोनों जगह मैंने क्या लिया था, ग्राम लिया था, जब केवल और केवल भार प्रतिशत आया था। लेकिन जब आयतन प्रतिशत आया है तो दोनों जगह क्या लेंगे, ml लेंगे। यानी 100 ml बिलियन में उपस्थित, 100 ml बिलियन में उपस्थित विले के ml में मात्रा, विले के ml में मात्रा। तो सूत्र क्या, फॉर्मूला निकल कर क्या आ जाएगा, आयतन प्रतिशत बराबर बटा में 100 ml बिलियन में उपस्थित। जिसमें उपस्थित होता है वो कहाँ होता है, बटे में होता है। तो 100 ml बिलियन में उपस्थित, ये जो विलियन है वो 100 ml बिलियन में उपस्थित, यानी विलियन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, T से। ml आया है तो पक्का आयतन आया होगा, और ये कहानी किस में है, तो ml में है। VT को क्या बोलते हैं, विलियन का आयतन बोलते हैं। और विले के ml में मात्रा, यानी V, इसको क्या बोलेंगे, विले के आयतन, विले का आयतन। और इसको क्या बोलेंगे, विलियन का आयतन। ये भी आपका ml में रहेगा और ये भी आपका ml में रहेगा, ठीक ना। परसेंटेज का क्वेश्चन है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से कर देंगे। बेटा जो भी फॉर्मूला लिखवा रहे हैं ना, खास करके मोलरता वाला, आप उसको नोट डाउन करके उस फॉर्मूले को अच्छे से ना एक दो बार पेन पेपर पे लिख लीजिएगा, ताकि ओरल आपको फॉर्मूला याद हो जाए। बाकी आपको हम आज 3 बिलियन की सांद्रता में 3 चीज डिस्कस किए हैं, जिसका पहला नाम है भार परसेंट, सेकंड भार एंड आयतन परसेंट, एंड थर्ड वाला क्या है, आयतन परसेंट है। समझ में आ रहा है। इसका क्या हो जाएगा, WB/VT। ये क्या है, WB क्या है, तो सर विले का भार है। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, विले का क्या है, भार है। विले के भार को लिखने का शॉर्ट में तरीका क्या होता है, WB। ये क्या होता है, विलियन का आयतन है। ये क्या है बेटा, सॉरी, विलियन का भार है। ये क्या है, विलियन का भार है। भार आएगा ना बेटा, भार आएगा तो W आएगा, और आयतन की बात आएगी तो V आएगा। ml की जहां कहानी चलेगी ना, देख छोटू, ml की जहां कहानी चलेगी वहां आयतन आ जाएगा, और जहां जहां ग्राम की कहानी चलेगी ना वहां कौन आ जाएगा, W आ जाएगा। बात क्लियर। आज थोड़ा सा हम डाउन जाकर समझा रहे हैं बेसिक स्तर से, तो इस तरीके से आप पूरी तरीके से इसको क्या करिएगा, समझिएगा। और पूरे चैप्टर में खास बात है बाबू कि विलय को B से, विलाय को A से, और विलियन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, T से। भार को W से, और आयतन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से करते हैं। समझ में आ रहा होगा ना। ठीक, चलिए इसको आप क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। इसको आप जब हम साइड हट रहे हैं तो आप पॉज करके वीडियो का स्क्रीनशॉट का करिए, ले लिया करिए। समझ में आ रहा है। चलिए छोटू, ये वाला तो चीज आया होगा, जरा वीडियो में देखना, यहाँ तक कंप्लीट आया होगा ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू इंपॉर्टेंट चीज थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। पीपीएम कल का थे, इंपॉर्टेंट है। क्या था बाबू, पीपीएम, जिसका नाम क्या है, पार्ट्स पर यूनिट।
या पार्ट्स प्रति मिलियन। सेकेंड है पीपीएम, क्वेश्चन आना लगभग तय होता है, इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है पार्ट्स प्रति मिलियन बोल सकते हैं, पार्ट्स प्रति मिलियन, पार्ट्स प्रति मिलियन। बस इसका फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा। अगर आप डेफिनेशन पे जाएंगे तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, बिलियन के 10 लाख भागों में उपस्थित विलय के भागों की संख्या। किसी बिलियन के 10 लाख, किसी बिलियन के 10 लाख यानी 10 टू द पावर 6, किसी बिलियन के 10 लाख इन 10 की घात 6 भागों में उपस्थित किसी बिलियन के 10 लाख 10 की घात 6 भागों में उपस्थित 10 की घात 6 भागों में उपस्थित विलय के भागों की संख्या। विलय के, सुनिएगा हम समझा दे रहे हैं इसका डिफरेंशिएशन का क्या मतलब, भागों की संख्या। घबराइए ना, सुनिए हमारी बात को। पार्ट्स प्रति मिलियन का अर्थ है ना, सुनिए सिंपल सा, कि किसी बिलियन के 10 लाख भाग में से कोई बिलियन है, सुनो बात को, क्या कोई बिलियन है तो किसी बिलियन के 10 लाख भाग में से, किसी बिलियन के 10 लाख भाग में से, किसी बिलियन के 10 लाख भाग में से विलय के कितने भाग उपस्थित है, बस उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्ट्स प्रति मिलियन, पीपीएम बोलते हैं। बस सिंपल आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। डेफिनेशन पेपर में आता होता नहीं है, ठीक ना, तो आपको बस सिंपल यही वाला ध्यान रखना है। फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, पीपीएम बराबर क्या हो जाएगा, तो विलय का भार बटा विलियन का आयतन, दोनों किस में रहेगा, ग्राम में। खास बात सुन लेना दोस्त, खास बात इसमें सुन लेना कि जब दोनों यूनिट सेम रहेगा ना, यानी दोनों जगह जब ग्राम ग्राम आ जाएगा, तो आपको 10 टू द पावर 6 से क्या कर देना होगा, मल्टीप्लाई कर देना होगा। 10 टू द पावर 6 से क्या कर देना होगा, मल्टीप्लाई कर देना होगा। 10 टू द पावर 6 से क्या कर देना होगा, मल्टीप्लाई कर देना होगा। इनकेस अगर WB आपका ग्राम में है, मिलीग्राम में है, WB अगर मिलीग्राम में है और WT आपका मान लीजिए किलोग्राम में है, तो अब आपको जो है मिलीग्राम और किलोग्राम में सेम, मतलब इसका यूनिट जो है आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो सेम आ जाएगा, तब इसको आपको 10 की घात 6 से गुणा करने की जरूरत नहीं है। अगर इन केस मान लीजिए कि अगर पीपीएम हमको आयतन के रूप में निकालना पड़ गया, पीपीएम हमको आयतन के रूप में निकालना पड़ गया मेरे दोस्त, तो आपको क्या करना होगा, वीवी यानी विलय के आयतन बटा विलियन का आयतन, विलय के आयतन बटा विलियन का आयतन। हम दोनों ही यूनिट को किस में ले रहे हैं, एमएल को। यानी दोस्त सुनो, विलय के आयतन को भी एमएल में, विलय के आयतन को भी एमएल में, और विलियन के आयतन को भी किस में, एमएल में। तो जब दोनों यूनिट सेम हो जाएगा ना, तो 10 की पावर 6 से क्या कर देना होता है, मल्टीप्लाई कर देना होता है। बस आपको बेटा फॉर्मूला याद रखना है, बहुत हार्ड नहीं है, बात सुनिए हमारी। विलय के भार बटा विलियन का आयतन, दोनों ग्राम में होगा तो 10 की पावर 6 से गुणा कर देंगे। दोनों यूनिट अलग अलग होगा ना, तो 10 की पावर 6 से गुणा नहीं करेंगे। इनकेस अगर हमको पीपीएम आयतन के रूप में फाइंड करना पड़ गया, अगर हमको पीपीएम बेटा आयतन के रूप में फाइंड करना होगा, तो सिंपल हमको 10 की पावर क्या कर देंगे, विलय का आयतन बटा विलियन का आयतन, दोनों यूनिट सेम है, तो हमको 10 की पावर 6 से क्या कर देना होगा, गुणा कर देना होगा। बात समझ में आ रही है ना। चलिए अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग है नॉर्मलता। इंपोर्टेंट हेडिंग है, क्लास 10th और सॉरी क्लास 11th में आप पढ़ कर आए होंगे शायद, जहां तक मेरे को लगता है। नॉर्मलता शायद 2024 में से यूपी बोर्ड क्लास 12 से इसको स्किप कर दिया है। नॉर्मलता मेरे जहां तक अनुमान है, मैं पढ़ रहा था सिलेबस में, तो नॉर्मलता नहीं दिया, शायद नॉर्मलता पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है यूपी बोर्ड में, इसको स्किप कर दिया है। अच्छा, इसको पढ़ाने का रीजन क्या है, किसी किसी क्वेश्चन में नॉर्मलता का डायरेक्ट यूज हो जाता है, तो वहां नॉर्मलता आपको निकालने नहीं आएगा ना, तो उस क्वेश्चन में नॉर्मलता का नहीं निकालना आएगा, तो वो क्वेश्चन आप गलत करके आएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आना बहुत कम चांस है, पेपर में नहीं आएगा, क्योंकि इसको हटाया है शायद, मेरे को जहां तक लगता है। लेकिन क्वेश्चन में कहीं कहीं नॉर्मलता का यूज आ जाता है, तो उसमें आपको इसकी क्या पड़ जाएगी, जरूरत पड़ जाएगी। तो नॉर्मलता के लिए समझिएगा, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, किसी बिलियन के 1 लीटर, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आराम से समझ लीजिए, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। अब ग्राम तुल्यांक आपके लिए नया शब्द आ गया, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। मेरे दोस्त समझो मेरी बात को, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में कोई विलियन है, वो विलियन कितने लीटर का है, तो सर 1 लीटर का है, उसमें विलय के कितने ग्राम तुल्यांक घुले हुए हैं। मेरे दोस्त बात को समझो हमारी, कोई विलियन है, वो विलियन कितने लीटर का है, तो 1 लीटर का है। तो 1 लीटर के विलियन में
आपके विलेय के कितने ग्राम तुल्यांक घुले हुए हैं, विलेय के कितने ग्राम तुल्यांक घुले हुए हैं, बस उसी को क्या बोला जाता है, नॉर्मलता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नॉर्मलता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नॉर्मलता बोला जाता है। तो आपको फॉर्मूला में कैसे लिखना है, हमारी बात को ध्यान से सुनिए। नॉर्मलता को रिप्रेजेंट करने का तरीका एन होता है, नॉर्मेलिटी इसको एल से बोलते हैं। तो एन बराबर क्या हो जाएगा? विलेय के ग्राम तुल्यांक, समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से, विलेय के ग्राम तुल्यांक बटा में, विलेय के ग्राम तुल्यांक बटा में विलियन का आयतन लीटर में, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, और आयतन हमेशा किस में होगा? लीटर में होगा। आयतन हमेशा किस में होगा? लीटर में होगा। और इसका मात्रक होता है ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। तो विलेय के ग्राम तुल्यांक बटा विलियन का आयतन, विलेय के ग्राम तुल्यांक बटा विलियन का आयतन। अब ग्राम तुल्यांक कैसे निकलता है तो सुनिएगा। ग्राम तुल्यांक निकाला कैसे जाता है? तो ग्राम तुल्यांक निकालने का जो तरीका होता है वो भार बटे तुल्यांकी भार से निकाला जाता है। अगर आपको ग्राम तुल्यांक निकालना पड़े ना तो मेरे दोस्त कैसे निकालोगे सर? भार बटे तुल्यांकी भार, भार बटे तुल्यांकी भार। और किसके भार और किसके तुल्यांकी भार? तो सर यहाँ विलेय की कहानी चल रही है ना, सुनिए, ऊपर ऊपर किसकी कहानी चल रही है? विलेय की कहानी चल रही है। तो आपको क्या लिखना होगा? डब्लू। भार किसका है? अरे भाई भार को किससे लिखोगे? डब्लू। और ये डब्लू किसका है? विलेय का कि विलय का? तो सर विलेय का है, डब्लू बी लिखिए ना, डब्लू बी। और नीचे क्या है? तुल्यांकी भार। ये तुल्यांकी भार किसका है? तो सर विलेय का ही ना है, क्योंकि ग्राम तुल्यांक के जगह पर भार बटे तुल्यांकी भार रखेंगे। नहीं समझ रहे हैं आप हमारी बात को? ग्राम तुल्यांक की जगह पर क्या रखेंगे? भार बटे तुल्यांकी भार। तो ओवरऑल जो भार बटे तुल्यांकी भार आ रहा है ये किसका आ रहा है? विलेय का आ रहा है। तो आपको क्या लिखना होगा? विलेय के भार बटा विलेय के तुल्यांकी भार, विलेय के भार बटा विलेय के तुल्यांकी भार। और तुल्यांकी भार को इंग्लिश में इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं, यानी उसको आप कैपिटल ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये तुल्यांकी भार किसका है? तो सर विलेय का है, और विलेय को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी तुल्यांकी भार अगर हमको कल के दिन निकालना पड़ गया तो हम क्या करेंगे? भार बटे तुल्यांकी भार, जिसको हम लोग डब्ल्यू बी बटा ई बी के रूप में भी क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। यहां तक की कहानी क्या आपको स्पष्ट हुई? बताइए, यहां तक कहानी स्पष्ट हुई या ना हुई? ठीक, यहां तक आपको शायद क्लियर हो गया होगा। अब हमारी बात को सुनिएगा। तुल्यांकी भार निकालने के लिए थोड़ा सा आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि जब आपको तुल्यांकी भार निकालेंगे ना, किसी भी यौगिक आप तुल्यांकी भार निकालेंगे तो तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है? तो या तो अणु भार या परमाणु भार, और बटा में एन। अब आपको कंफ्यूजन पैदा फिर से, क्या? व्हाट इज एन? एन कुछ नहीं है, एन संयोजकता है। एन क्या है? संयोजकता है। अभी एन को क्लियर कर दे रहे हैं, एक सेकेंड में, आपको दिक्कत नहीं आएगा। बस ये समझ लीजिए तुल्यांकी भार कैसे निकलता है, अणु भार या परमाणु भार बटा क्या होता है? एन होता है। समझ में आ रहा है? अब सुनिए, नॉर्मलता कैसे निकलेंगे? तो किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, मतलब कोई विलियन में, किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में, किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में विलेय के कितने ग्राम घुले हुए हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मलता बोलते हैं। नॉर्मलता फाइंड करने के लिए हमको क्या करना होता है? विलेय के ग्राम तुल्यांक और बटा में विलियन का आयतन, और आयतन हमेशा किस में रहेगा? लीटर में। अगर लीटर में नहीं है तो उसको लीटर में पहले बनाएंगे। फिर ग्राम तुल्यांक निकालने का तरीका क्या होता है? भार बटे तुल्यांकी भार, भार बटे तुल्यांकी भार। भार को डब्ल्यू बी अपन ई बी। और तुल्यांकी भार निकालने का तरीका क्या होता है? तो अणु भार या परमाणु भार और बटा में एन, एन जहां संयोजकता है। अभी इसको एन को हम क्या कर दे रहे हैं? क्लियर कर दे रहे हैं। यहां तक आपको शायद क्लियर हुआ होगा। सुनिएगा, ये डेफिनेशन रफ कर दे रहे हैं हम। ठीक, देखिए बाबू, एन क्या है? जैसे सुनिएगा, जैसे कोई पदार्थ है, शॉर्ट में हम लिखवा दे रहे हैं, बस इन्हीं का नाम याद रखिएगा, पेपर में इसी से क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, इससे बाहर क्या ही पूछ सकता है। एन कैसे फाइंड करेंगे? सुनिएगा, जैसे पदार्थ में HCl है, कुछ लिख दे रहे हैं हम यौगिक का नाम, HCl, H2SO4, H3PO4, NaOH, CaOH का होल ट्वाइस, AlOH का होल थ्राइस, एंड कैल्शियम NaCl एंड CaCl2, और एक और ले रहे हैं
क्या ले ले, बोलिए आप, AlCl3। बहुत सिंपल होता है बेटा। देखो HCl H2SO4 और H3PO4 ये सब क्या है, अम्ल है। तो अम्ल की जब N निकाला जाता है तो बस उसमें हाइड्रोजन को काउंट किया जाता है। HCl में कितने H है, तो 1, तो इसके लिए N का मान कितना होगा, 1। H2SO4 में H कितने हैं, 2, तो इसके लिए N का मान कितना होगा, 2। H3PO4 में H कितने हैं, 3, क्योंकि अम्ल में H देखा जाता है और क्षार में क्या देखा जाता है, OH देखा जाता है। तो NaOH में कितने OH है, 1, तो इसके लिए N का मान 1। CaOH के होल ट्वाइस में OH 2, यहाँ पर OH कितना है, 3। अब देखिए NaCl यौगिक आ गया, NaCl के अब आयन देखा जाता है, यानी सोडियम क्लोराइड में Na इसको तोड़ेंगे तो Na प्लस में टूटेगा, Cl माइनस में टूटेगा, तो फाइनली 1 आ रहा है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। कैल्शियम, इसमें बच्चे को बहुत कंफ्यूजन रहता है बाबू, देखो NaCl को तोड़ोगे तो ये दोनों नहीं काउंट किया जाता है, किसी एक को काउंट किया जाता है। कैल्शियम क्लोराइड को तोड़ेंगे तो Ca+2 में टूटेगा और 2 क्लोरीन माइनस में टूटेगा, इसी तरीके से टूटेगा, तो दोनों को ऐसे नहीं काउंट किया जाता है। इसके कितने आयन है, 2 आयन है, कितने आयन है, 2 आयन है, तो इसके लिए कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। और एल्युमिनियम क्लोराइड को आप जब तोड़ेंगे तो इसके लिए N का मान कितना लिखेंगे, 3, क्यों, इसके लिए N का मान कितना लिखेंगे, 3, क्योंकि एल्युमिनियम +3 में टूटेगा और +3 क्लोरीन Cl माइनस में टूटेगा, बस आयनों को काउंट करके लिख दिया जाता है। समझ में आ रहा है। मान लीजिए कल के दिन कैल्शियम आ जाए, तो कैल्शियम डायरेक्ट कैल्शियम आ जाए, तो कैल्शियम के लिए N का मान क्या लिखेंगे, कैल्शियम के लिए N का मान क्या लिखेंगे, तो कैल्शियम के लिए N का मान आप क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, क्योंकि कैल्शियम जो होता है ना, सेकेंड वर्ग का एलिमेंट होता है। किसका वर्ग होता है, सेकेंड वर्ग का एलिमेंट होता है। सेकेंड वर्ग का एलिमेंट होता है, और जितने भी सेकेंड वर्ग के एलिमेंट होते हैं सबके ऊपर कितना चार्ज आता है, प्लस का 2 आता है। समझ में आ रहा है। सिंपल, अगर सोडियम कोई बोल दे कि सोडियम का, तो कितना होगा, प्लस का 1 होगा, अगर Mg बोले तो कितना होगा, प्लस का 2 होगा, ठीक ना। चलिए इतना आप नोट कर लीजिए। चलिए बाबू, अब इसको हम रफ करते हैं। देखिए 2-4 एग्जांपल करा रहे हैं, आपको शायद तुल्यांकी भार निकालने में डाउट नहीं आएगा। जैसे कोई आपसे बोल दे कि NaCl का तुल्यांकी भार निकालिए, कोई आपसे बोल दे कि कैल्शियम का तुल्यांकी भार निकालिए, कोई आपसे बोल दे कि H2SO4 का तुल्यांकी भार निकालिए, कोई आपसे बोल दे, क्या बोल दे, कुछ नहीं बोले, कैल्शियम, चलिए इतना ही सीख लीजिए। NaCl का तुल्यांकी भार निकालना है तो आप क्या करेंगे, अणु भार बटा N। अब अणु भार में भी आपको डाउट आएगा, NaCl का अणु भार कैसे निकाला जाता है, तो सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, तो सर 23 होता है। क्लोरीन का कितना होता है, तो सर 35.5 होता है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 58.5 आ जाएगा। 58 पॉइंट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ऊपर अणु भार लिख दीजिए 58.5। अणु भार निकालने आ गया ना, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ जाते हैं तो बीच में क्या लगा देते हैं, प्लस। सोडियम का अणु भार 23 और क्लोरीन का 35.5, दोनों को ऐड करेंगे तो 58.5। समझ में आ रहा है ना। अच्छा, NaCl के ऊपर कितना आयन आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 58.5 आ जाएगा। 58 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कैल्शियम का तुल्यांकी भार निकालना है तो सुनो, कैल्शियम अकेला आ गया ना, तो इसका परमाणु भार लिखा जाएगा, और कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है, तो 40 होता है, क्योंकि 20 नंबर पर आता है कैल्शियम, 20 नंबर पर आता है, तो 20 का डबल करेंगे तो क्या आएगा, 40। और कैल्शियम के ऊपर, कैल्शियम के लिए N का मान कितना होता है, 2 होता है। क्यों, क्योंकि सर हमको तुल्यांकी भार निकालने के लिए अणु भार में N से डिवाइड दिया जाता है, या परमाणु भार में N से क्या दिया जाता है, डिवाइड दिया जाता है। तो कैल्शियम का तुल्यांकी भार निकालने के लिए परमाणु भार बटा N, यानी कैल्शियम का परमाणु भार 40 होता है, और कैल्शियम के लिए N का मान कितना होता है, 2 होता है, और 40 में 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यानी कैल्शियम का तुल्यांकी भार हमारा कितना आ गया, 20 आ गया। अगर तुमसे बेटा H2SO4 का कोई तुल्यांकी भार पूछ दे, तो H2SO4 का तुल्यांकी भार पूछेगा तो तुम मेरे के दोस्त क्या करोगे, तो सर उसके अणु भार में हम N से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और अणु भार कैसे निकालते हैं, तो H2SO4 का जब अणु भार निकालेंगे तो 2 यहाँ आ जाएगा, हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज होता है, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ जाया जाता है तो बीच में प्लस लगाया जाता है। सल्फर का कितना होता है, तो सल्फर का 32 होता है, +4 पहले आ जाएगा। एक ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, तो इसको 2 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, ये 16 चौका कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 64 और 64 कितना हो जाएगा, सॉरी 32 और ये 2 34, 34 और 64 कितना हो जाएगा, शायद 98 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। अणु भार के जगह पे आप क्या रख देंगे, 98 रख देंगे। और H2SO4 में कितने H है, तो 2 है, यानी H2SO4 के लिए N का मान कितना होता है, 2 होता है।
तो यहाँ पर क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, यानी 98 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा। यानी H2SO4 का तुल्यांकी भार आपको कितना निकल कर आ गया, 49, 49 निकल कर आ गया। इस तरीके से तुल्यांकी भार किसी भी परमाणु, किसी भी अणु, किसी भी यौगिक का निकाला जा सकता है। शायद आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक ना। किसी भी का तुल्यांकी भार निकालने के लिए उसके अणु भार या परमाणु भार में उसकी संयोजकता से क्या कर दिया जाता है, डिवाइड दे दिया जाता है। जैसे मान लो तुमसे NaOH का तुल्यांकी भार अगर आपसे पूछा जाए, कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा, मेरे को होमवर्क है। NaOH का तुल्यांकी भार क्या होगा, देंगे ना। NaOH का तुल्यांकी भार क्या होता है, कमेंट बॉक्स में आंसर हमको क्या करिएगा, दे दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इंतजार करेंगे, ठीक। चलिए इसको रफ करते हैं। यहां तक तो क्लियर हुआ होगा। नॉर्मलता के लिए क्या होता है, विलेय के ग्राम तुल्यांक बटा विलयन का आयतन। ग्राम तुल्यांक क्या होता है, भार बटे तुल्यांकी भार। और तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है, अणु भार या परमाणु भार बटा में n होता है, ठीक है। चलिए इसको रफ करते हैं बाबू, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक ना, और नोट करके पढ़िएगा। पढ़े डाउट आएगा तो डाउट से ना घबराइएगा, पढ़ रहे हैं तो डाउट आएगा, और डाउट आएगा तो कमेंट बॉक्स जिंदाबाद है, उसमें नारा लगा दीजिएगा आकर अपना, जो भी आपको पूछना है, समझ रहे हैं, जो भी आपको पूछना है। अच्छा चलिए, तो अभी तक क्वेश्चन का देखिए, कीर्तिमान सीरीज में हम थ्योरी को अलग रखे हैं, न्यूमेरिकल को अलग रखे हैं, एमसीक्यू को अलग रखे हैं। उसके बाद एक चैप्टर जैसे खत्म हो जाएगा, इसका एक छोटा सा माइनर टेस्ट आपके लिए रखे हैं। आप टेस्ट दे देंगे तो कम से कम ये तो क्लियर हो जाएगा कि फर्स्ट वाले चैप्टर में हमको कहीं से रत्ती भर भी दिक्कत नहीं है। तो प्री प्लान हम इस तरीके से किए हैं। तो आपको क्या समझना है कि देखिए, तो क्वेश्चन को शायद हम अलग रखें, लेकिन फिर भी हम इसमें क्वेश्चन आपको करा दे रहे हैं ताकि क्लियरिटी आ जाए नॉर्मलता के साथ साथ। क्वेश्चन है 80 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 80 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 80 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया। 500 ml विलयन बनाया गया, 500 ml विलयन बनाया गया। तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करें। तो विलयन की क्या ज्ञात करें मेरे दोस्त, नॉर्मलता ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन अलग रखे हैं, आप क्वेश्चन से ना घबराइए, क्वेश्चन तो हम इतना प्रैक्टिस करा देंगे जबरदस्त तरीके से कि क्वेश्चन में तो आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं है। बस नॉर्मलता पढ़ाया तो उसको थोड़ा क्वेश्चन लेना जरूरी था, मेरे को जहां तक लग रहा था। अब हमारी बात को सुनिएगा ध्यान से। बेटा 80 ग्राम NaOH को किसमें घोला गया है, जल में घोला गया। ध्यान से सुनिए, पहला न्यूमेरिकल है। देखिए कोई जल है, ये जल कितने ml का है, तो सर 500 ml का, ठीक है। और सर इसमें NaOH जो है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना घोला गया है, 80 ग्राम। अच्छा, कल के दिन हम आपको इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाए थे कि जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय होता है, जिसकी मात्रा अधिक होती है वो विलायक होता है, और विलेय और विलायक के मिश्रण से जो चीज प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। तो 500 ml के विलयन में 80 ग्राम NaOH घुला है, तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि 80 ग्राम कम है और 500 ml ज्यादा। तो जिसकी मात्रा कम होती है वो क्या होता है, विलेय होता है। यानी 100% ये तो सर फिक्स हो गया कि NaOH हमारा क्या है, विलेय है। और विलेय को सर हम लोग सीख रहे हैं कि B से रिप्रेजेंट किया जाता है। और सर 500 ml का क्या बनाया गया है, 500 ml विलयन बनाया गया है। तो यहां पर विलयन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, T से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, T से। यानी जो हमारा विलयन है वो कितना है, 500 ml है। जो हमारा विलयन है वो कितना है, 500 ml है, ठीक। अच्छा, आप नॉर्मलता क्या कर सकते हैं, दो चीज आपको पता है, NaOH कितना है, तो 80 है। जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय होता है, ठीक ना। अच्छा, नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या होता है, तो विलेय का भार और बटा में विलेय का तुल्यांकी भार और इंटू विलयन का आयतन। और आयतन किस में रहेगा बेटा, हमेशा लीटर में रहेगा। आयतन किस में रहेगा, लीटर में रहेगा। यहाँ जो विलयन दिया है ना, जो यहाँ पर सुनो मेरे दोस्त, जो विलयन आपको दिया हुआ है वो ml में दिया हुआ है। VT का मान, VT किस में दिया है, ml में दिया है।
एमएल में दिया है तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, लीटर में, और एमएल को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे डिवाइड दे देंगे, 1000 से, तो 20 से 20 खत्म, 5 दूना 10, यानी 1 बटा कितना आ गया 2, 1 बटा कितना आ गया 2, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, तो लीटर में, किस में कन्वर्ट हो गया, लीटर में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ गया, यानी विलियन जो है, विलियन का आयतन हमारा किस में है, लीटर में आ गया, और विले जो है हमारा क्या आ गया, यहाँ 80 ग्राम आ गया। अब हम रखने जाएंगे एन बराबर विले के भार यानी डब्ल्यू बी, विले के भार हमारा कितना है 80, यानी विले के भार कितना है 80, और ईबी तो हमको अभी पता नहीं है, और इंटू वीटी, वीटी कितना आ गया 1/2, ये किस में आ गया, लीटर में आ गया। लेकिन अभी भी क्या आपको ईबी निकला है ना सर, ईबी तो अभी नहीं निकला है। तो तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है छोटू, तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है, अणु भार बटा एन, और ये तुल्यांकी भार किसका निकलेगा, विलियन का, अरे नहीं सर विले का निकलेगा, बी लिखे है ना तो किसका निकलेगा, विले का, यानी विले का अणु भार बटा में एन, और विले का अणु भार आपका विले क्या है, ये तुल्यांकी भार आप किसका निकाल रहे हैं, NaOH का ना, क्योंकि पानी में कौन घुला हुआ है, NaOH, और जो घुलता है वही क्या कहलाता है, विले कहलाता है, जो घुलता है वही क्या कहलाता है, विले कहलाता है। तो NaOH आपका क्या है, विले है, तो NaOH का क्या निकालेंगे, तुल्यांकी भार, NaOH का क्या निकालेंगे, तुल्यांकी भार निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, विले का अणु भार, NaOH का पहले क्या निकालेंगे, अणु भार, NaOH का अणु भार निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का 16, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, और NaOH में कितने OH हैं 1, तो इसके लिए n का मान कितना होगा 1, 23 और 1 24, 24 और 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा 40, और 40 को 1 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली आपका क्या आना है 40 आना है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि सर ईबी का मान कितना आ गया 40 आ गया। देन यहाँ पर आपको 40 रखना है, 40 को 80 कितनी बार में काटेगा 2 बार में, और ये पलट कर ऊपर जाएगा, यानी n बराबर कितना आ गया 4n। नॉर्मलता से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं या ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर कर सकते हैं। समझ में आया। तो 80 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 500 ml विलियन बनाया गया। तो विलियन की क्या बात करें, नॉर्मलता। सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको पहचानना है कि कौन विले है, कौन विलायक और कौन विलियन है। तो 500 ml के विलियन में 80 ग्राम NaOH घुला है, यानी इसकी मात्रा 80 ग्राम कम है, तो 100% क्या होगा, विले होगा। और इसको दूसरे तरीके से कैसे समझेंगे कि जो पानी में घुलता है, जो चीज घुलाया जाता है, जो चीज मिलता है, वही क्या कहलाता है, विले कहलाता है। वही क्या कहलाता है, विले कहलाता है। और विले के भार को WB से रिप्रेजेंट किया जाता है और विलियन को VT से रिप्रेजेंट किया जाता है। चूंकि हमारा विलियन ml में दिया था, सूत्र में लीटर होता है, तो ml को मैंने लीटर में बदला, 1000 से डिवाइड किया तो 1/2 आ गया। नॉर्मलता फाइंड किया तो WB का मान पहले से 80 था, VT के जगह 1/2 रखा, EB का मान निकाला। EB का मतलब विले का तुल्यांकी भार, यानी विले कौन है, हमारा NaOH है। NaOH का तुल्यांकी भार निकालेंगे तो विले के अणु भार बटा n, और विले NaOH का अणु भार कितना होता है 23, 16 और 1 कितना हो 40, और इसके लिए OH 1 है तो 1 40 आ गया। यहाँ पर 40 रख इसको कैलकुलेट करें तो कितना आ गया है 4n आ गया है। ये आपका नॉर्मलता का पहला वाला क्वेश्चन समाप्त हुआ। क्वेश्चन बहुत है, क्वेश्चन का लिस्ट बहुत है, आपको घबराना नहीं, अभी तो डेमो है, कुछ नहीं है। ठीक है, क्लियरिटी बहुत अच्छी आ जाएगी, आप बस इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका हैंड रिटन नोट आप अपने तरीके से शॉर्ट नोट्स जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए नॉर्मलता पर हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को आप क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि 49 ग्राम, मेरे को 49 लिखने में क्या, अब 49 ग्राम H2SO4, 49 ग्राम H2SO4 250 ml विलियन में घुला है। आंसर सबका आना चाहिए, ये क्वेश्चन कराए हैं। 49 ग्राम H2SO4 250 ml विलियन में घुला है, तो नॉर्मलता क्या करें, फाइंड करें। आंसर दीजिएगा, आंसर बताने वाले को चॉकलेट मिलेगा। ठीक है, 100%। चलिए अगला वाला है मोल प्रभाज। अगला वाला क्या है, मोल प्रभाज। इंपॉर्टेंट है बेटा, 2025 लिख रहे हैं, ईश्वर की अनुकंपा रही तो 100% क्वेश्चन मोल प्रभाज से आ सकता है। ठीक है, चलिए। और मोल प्रभाज और मोल अंश का मतलब सेम होता है, और मोल प्रभाज इंपॉर्टेंट है। क्या है,
इंपॉर्टेंट है। तो मोल प्रभाज का डेफिनेशन अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, लिखिए, किसी विलयन में किसी विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज, देखिए थ्योरी वाला काम हम जल्दी खत्म करेंगे, कोशिश कर रहे हैं कि पीडीएफ के रूप में आपको हम दे ताकि यहाँ लिखने वाला काम कम हो, ठीक ना। किसी विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोल की संख्या, उस घटक के मोलों की संख्या, उस घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है। मोल प्रभाज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, दो नंबर में पूछ देता है विथ एग्जांपल के साथ। तो आपको क्या करना है ना कि इस डेफिनेशन को भी रट लेना है, पढ़ लेना है, याद कर लेना है, और देन इसके बाद इस पर आपको क्या कर लेना है, इस पर एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना है। तो मोल प्रभाज किसी विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, बहुत सिंपल है, बहुत क्या है, सिंपल है। बहुत सिंपल कैसे है तो सुनिएगा। मोल प्रभाज को सबसे पहले जो डिनोट किया जाता है वो एक्स से किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, एक्स से। और एक्स जो है, चलिए रहने दीजिए, देखिए किसी भी अगर देखिए, या तो आपको मोल प्रभाज विलय का निकालना पड़ेगा या विलायक का निकालना पड़ेगा। तो अगर आपको विलायक का मोल प्रभाज निकालना है, किसका मोल प्रभाज निकालना है, विलायक का, तो जिसका मोल प्रभाज निकालना है ना उसके मोल रहेंगे ऊपर और नीचे रहेंगे टोटल मोल। सुनो मेरे दोस्त, जिसका मोल प्रभाज तुमको निकालना है, जिसका मोल प्रभाज तुमको निकालना है उसके मोल रहेंगे ऊपर और नीचे रहेंगे टोटल मोल, यानी उसके मोल कहाँ रहेंगे, ऊपर। मोल को कैसे, एन से दिखाया जाता है ना, तो एन ऊपर रहेगा, नीचे कहाँ रहेगा, टोटल मोल। अच्छा, इतना सिंपल है, 100% सिंपल है। अगर विलय का मोल प्रभाज निकालना हो तो विलय को तो बी से डिनोट करते हैं, मोल प्रभाज को एक्स से डिनोट करते हैं। यानी विलय के मोल प्रभाज को आपको निकालना है तो विलय के मोल कहाँ रहेंगे, ऊपर, और नीचे कहाँ रहेगा, टोटल मोल। टोटल मोल कैसे निकलता है तो बहुत ही सिंपल है। कैसे सिंपल है, एन ए प्लस एन बी। और मोल प्रभाज की खास बात जानते हैं, मोल प्रभाज की खास बात होती है कि एक्स ए और एक्स बी को जब आप जोड़ देंगे ना 110% उसका मान क्या आएगा, एक। पेपर में क्वेश्चन अब यहाँ से कम पूछ रहा है, यहाँ से डायरेक्ट एक का मोल प्रभाज डायरेक्ट आपको दे दिया। जैसे मान लीजिए इसका मोल प्रभाज आपको 0.5 दे दिया, एक से का मान पूछ दिया, तो आप क्या करेंगे, एक में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 0.5, यानी एक से का मान कितना आ गया, 0.5। तो पेपर वाला क्वेश्चन जो है कहीं से पुट आउट कर सकता है। तो आपको बस समझना क्या है कि जो मोल प्रभाज होते हैं उनके योग का होता है एक्स होता है, विलय और विलायक के मोल प्रभाज का योग क्या होता है, एक होता है। और ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट, ठीक। तो मोल प्रभाज में हमने क्या सीखा है कि जिसका मोल निकालना है उसके मोल कहाँ रहेंगे, ऊपर, और नीचे क्या रहेगा, टोटल मोल। अगर हमको विलायक, मतलब विलायक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, और मोल प्रभाज को एक्स से। अगर विलायक का मोल प्रभाज निकालना है तो विलायक के मोल कहाँ रहेंगे, ऊपर, और टोटल मोल कहाँ रहेंगे, नीचे। अगर विलय का मोल प्रभाज निकालना है तो विलय के मोल कहाँ रहेंगे, ऊपर, और नीचे कहाँ रहेंगे, टोटल मोल। टोटल मोल कैसे निकलता है, एन ए प्लस एन बी, दोनों को जोड़ने से। और एक्स ए यानी विलायक के मोल प्रभाज और विलय के मोल प्रभाज का योग कितना होता है, एक होता है। एक मामला यहाँ पर आपका और फंसेगा, एक मामला आपका यहाँ पर और फंसेगा। कैसे सर, कि मोल यहाँ पर शब्द आया है और मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। जिसका भी मोल निकालना है ना तो मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, भार बटे अणुभार। मोल को ही डिनोट किया जाता है एन से। मोल का, अरे मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, भार बटे, मोल मोल आ रहा है ना तो मोल कैसे निकालेंगे, भार बटे अणु भार। समझ रहे हैं, भार बटे अणु भार। और एक चीज और है, क्या, ये मात्रक विहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रक विहीन
बड़ी वियोग में है, मात्रक विहीन इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, चलिए इस पर एक क्वेश्चन आपको हम करा दे रहे हैं ताकि इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हालांकि मोल प्रभाज का आगे जो सीट है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन रखे हैं और अपडेटेड क्वेश्चन रखे हैं प्रीवियस ईयर के, तो आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। सुनिएगा, क्वेश्चन है 40 ग्राम NaOH, 40 ग्राम NaOH को 90 ग्राम जल में घोला गया। 40 ग्राम NaOH को 90 ग्राम जल में घोला गया, जल में घोला गया, तो प्रत्येक घटक का मोल प्रभाज ज्ञात करें। तो प्रत्येक घटक का मोल प्रभाज, प्रत्येक घटक का मोल प्रभाज ज्ञात करें, प्रत्येक घटक का मोल प्रभाज ज्ञात करें। सर यहां तक आ रहा होगा, सर यहां तक तो आ रहा होगा। ठीक, ठीक है बबुआ, 40 ग्राम NaOH को 90 ग्राम जल में घोला गया, तो प्रत्येक घटक का क्या ज्ञात करिए, मोल प्रभाज ज्ञात करिए। अब हमारी बात को सुनिएगा, अब हमारी बात को क्या करिएगा आप, सुनिए, सुनिएगा ना, सुनो। क्वेश्चन दे दिया हमने आपको, बिलियन चैप्टर में क्या हिंट दिया है, जब भी आपको क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उसमें फाइंड करिए कि कौन विलायक है कौन विलेय है। तो भैया मेरे, भैया मेरे ये जल है ना, तो जल को यहां रख दीजिए, ये सर जल है। अच्छा, ये कितना है, ये नीचे नहीं आ रहा है, बहुत बदमाशी करता है। चलिए सुनिए, ये सर जल है। अच्छा, कितना है सर, 90 ग्राम। अच्छा, इसमें हमने NaOH कितना डाला है सर, 40 ग्राम। कितना डाला है, 40 ग्राम। 40 ग्राम NaOH को किस में डाला है, जल में डाला है। बेटा जो चीज को पानी में डाला जाता है, जो चीज घुलता है, वो क्या कहलाता है, बोलो, विलय। क्या कहलाता है, विलय। समझ रहे हो, और जिसकी मात्रा कम होती है ऐसे ही पहचान सकते हो यार, ये 90 है ये 40 है, तो 90 और 40 में छोटा कौन है, 40। तो जिसकी मात्रा कम होती है वो क्या होता है, विलय, और जिसकी मात्रा अधिक होती है वो क्या होता है, विलायक। समझ रहे हो, ठंड में बैठे हो एकदम, ऐसे काम चलेगा। यानी सर हमको दो चीज मिल गया, विलय मिल गया और क्या मिल गया, विलायक मिल गया। ऑफलाइन क्लास होती तो बताता हूं, देख बताता हूं, यस बताता हूं, बताते हैं, ठीक है। लैंग्वेज है, जुबान फिसल जाती है, बात बिगड़ जाती है। विलय और विलायक, विलय हमारा क्या है, NaOH है, विलायक हमारा क्या है, जल है। विलय को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से, विलायक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। अच्छा सर विलय का भार यानी W भी कितना है, विलय का भार कितना है, तो सर 40 ग्राम है NaOH, और WA कितना है सर, 90 ग्राम है। ओके, कितना है, 90 ग्राम है। अच्छा, अब सर हमको निकालना है मोल प्रभाज। अब हमको क्या निकालना है, मोल प्रभाज। अब यहां देखिएगा, अब यहां पर आप क्या करिएगा, देखिएगा, कैसे देखेंगे, देखिएगा, जिसका मोल प्रभाज, जिसे विलय का मोल प्रभाज निकालना है, तो विलय का मोल प्रभाज निकालना है, तो विलय के मोल कहाँ रहेंगे, ऊपर, और नीचे क्या रहेंगे, टोटल मोल। तो क्या आपको कहीं भी इसमें NB दिखाई दे रहा है ना, तो NB निकालेंगे ना। अच्छा, NB कैसे निकालेंगे, तो सर NB निकालने के लिए ना, मोल निकालने के लिए हमको भार बटे अणु भार करना होता है। अच्छा, किसके भार, अरे सर विलय के भार, और किसके अणु भार, विलय के अणु भार, मोलिकुलर वेट M से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी विलय के भार बटा विलय के अणु भार। और विलय का भार कितना है सर, 40 है, और सर विलय का अणु भार कितना है, अभी ना निकाले थे मेरे दोस्त, NaOH का अणु भार कितना है, तो 40 होगा ना। कैसे, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 23 और 1 24, और 24 को 16 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 40। यानी NaOH का अणु भार कितना निकल कर आ गया, 40। अच्छा, तो 40 बटा 40 करेंगे तो कट गया, कितना आ गया, 1, यानी NB का मान कितना आ गया, यहां से 1 आ गया। अच्छा सर ठीक है, Na का मान निकालना है, यानी विलायक का मोल निकालना है,
तो विलायक का मोल निकालना है तो क्या करेंगे, विलायक का भार बटा विलायक के अणुभार, विलायक के भार बटा विलायक के अणुभार। बहुत हंसी आवत है, वो क्या है, विलायक के भार को कहाँ रखेंगे, ऊपर, और नीचे क्या रखेंगे, अणुभार। अणुभार किसका, जल का। तो देख सोना बेटा, हाइड्रोजन के नीचे 2 है तो 2 को पानी लिखो, हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 20, नहीं सर 18। कितना आएगा, 18। अब विलायक के भार को, अणुभार को नीचे रख दीजिए, 18 5 कितना होता है, 90 होता है। तो ये 5 आ गया, कितना आ गया, 5 आ गया। यानी सर Na का मान कितना आ गया, 5 आ गया। और सर ये जो था 18 जो था वो Ma यानी विलायक का अणुभार था। ठीक है, अच्छा अब सर Nb निकल गया है, अगर सुनिए Nb निकल गया है, Nt कैसे निकलता है, तो सर Na और Nb को जोड़ दीजिए तो Nt निकल जाएगा। यानी Nt निकालने के लिए आपको क्या करिए, Na और Nb को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। Na का मान कितना है दोस्त, अबे कहाँ गया, 5, और Nb का मान कितना है 1, 5 और 1 कितना हो गया 6। यानी अब आपके पास सब कुछ आ चुका है, Nt आ चुका है, Na आ चुका है और Nb आ चुका है। अब सिंपल आपको मोल प्रभाज निकालना है, सिंपल आपको क्या निकालना है, मोल प्रभाज। अब सर विलेय का मोल प्रभाज निकालना है, तो विलेय का मोल प्रभाज निकालना है तो विलेय के मोल को ऊपर रखेंगे और नीचे रखेंगे टोटल मोल। देखिए कितना स्थान है, Nb यानी विलेय के मोल कितना आया 1, टोटल मोल कितना आया 6, इसका आंसर 1/6, खत्म। अगर आपको विलायक का मोल प्रभाज निकालना है, विलायक का मोल प्रभाज निकालना है तो विलायक के मोल कहाँ रहेंगे, ऊपर, नीचे क्या रहेगा, टोटल मोल, नीचे क्या रहेगा, टोटल मोल। और विलायक के मोल कितने हैं 5, विलायक के मोल कितने हैं बबुआ 5, और टोटल मोल कितने है 5 और 1 6, यानी विलायक के मोल प्रभाज कितना आ गया 5/6। एक का आंसर 1/6, दूसरे वाले का आंसर 5/6। काम झाम हुआ था, आपको लग रहा है ना। एनबी निकालने के लिए क्या किया जाता है बेटा, भार बटे अणुभार, जिसका भार दिया उसको ऊपर लिखो और जिसका अणुभार निकालना है उसके अणुभार से उसको क्या कर दो, डिवाइड दे दो। यहाँ पर सिंपल और सिंपल आपको मोल प्रभाज दोनों को निकल के आ जाएंगे। 1/6 और 5/6 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसे भी आप देख सकते हैं कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि x से और x भी कितना होता है, 1 होता है। ठीक, तो आज की क्लास में मोल प्रभाज तक हम रखते हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और पढ़ाई बेटा अच्छी लगती हो, समझ में आता हो तो यूट्यूब में लाइक भी है और कमेंट भी है, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में जो आंसर क्या बोलते हैं उसको, क्वेश्चन दिए उसका आंसर का हम क्या करेंगे, इंतजार करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़िया से पढ़ते रहिए, तब तक के लिए थैंक यू।